तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम में आप सबसे पहले सिद्धासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाए। और भ्रस्त्रिका आसन को करने के लिए इसमें नासिका के द्वारा पूरक और रेचक किया जाता है। पूरक का मतलब श्वास को अंदर लेना और रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना। तो आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम को शुरू करें। कम से कम ये 20 बार करना चाहिए और मैक्सिमम आप इसे 50 से लेके या उससे अधिक भी कर सकते हैं। तो साथ साथ में मैं अपना टॉपिक भी लेते जा रहा हूं। तो जो कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज है उसके मेन जो कॉज है, जो मेन कॉज है उसमें सबसे पहला है वाटर इनटेक का कम होना। मतलब जो लोग पानी कम पीते हैं उनको कब्ज की शिकायत ज्यादा होती है, क्योंकि पानी जो है वो हमारे फूड को लिक्विफाई करता है और उसको एक गति देता है। तो यदि हम पानी कम पिएंगे तो जो फूड है उसमें एक गति नहीं आएगी। तो जो लोग पानी कम पीते हैं, दूसरा जो डाइटरी फूड्स का सेवन कम करते हैं या फाइबर फूड्स नहीं लेते हैं, क्योंकि फाइबर फूड्स क्या करता है कि वो हमारे अंदर मल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जिसकी की वजह से उन व्यक्तियों को जो कि फाइबर फूड्स लेते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होती है। और यदि आप फाइबर फूड का कम सेवन करेंगे तो ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की बढ़ती है। फाइबरस फूड्स में जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है और सैलेड्स है, इनको आप सेवन अधिक से अधिक करें। तीसरा कारण है जो व्यक्ति फिजिकल इनएक्टिव है, मतलब कि वो ना एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं, ना उनकी लाइफ में कोई सी प्रकार का वर्कआउट है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा होती है। साथ साथ में आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते जाएं। फिर उसके बाद चौथा कारण जो है फास्ट फूड का ज्यादा लेना। जो लोग फास्ट फूड का ज्यादा सेवन करते हैं या बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो उनको ये शिकायत ज्यादा होती है। और लास्ट जो कारण है वो है मेडिकेशन। जो लोग किसी प्रकार का मेडिकेशन ले रहे हैं, उस मेडिकेशन के कारण कईयों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तो कई प्रकार की मेडिसिन है जिनका के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रह सकती है, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये कुछ कारण है कॉन्स्टिपेशन के जो कि आम देखने को मिलते हैं। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम आप करते जाएं। अब यदि हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे को क्या बेनिफिट देता है। तो पहला बेनिफिट जो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम से
ये हमारे 3 दोषों जो आयुर्वेद में बतलाए गए हैं, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को समायोजित करता है। समायोजित का मतलब उसको समान करता है, उसको इक्वल करता है। दूसरा, ये अग्निवर्धक है। अग्निवर्धक का मतलब है हमारे अंदर खाना को पचाने के लिए हमारी अग्नियां हैं, उस अग्नियों को ये बढ़ाता है। यदि हमारी अग्नि प्रबल नहीं होगी, यदि हमारी अग्नि मजबूत नहीं होगी, तो हमें भूख कम लगेगी। जब हमें भूख कम लगेगी तो हमारी डाइट पूरी नहीं होगी, और जब डाइट पूरी नहीं होगी तो मल का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए ये जो प्राणायाम है ये अग्निवर्धक है, हमारे अग्नि को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है, और भूख लगेगी तो हमारे मल का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होगा और हमारे कवच की शिकायत नहीं होगी। तीसरा जो ये बेनिफिट्स करता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में जो एक कफ का आवरण डेवलप हो जाता है, इस कफ के आवरण को यह दूर करता है और वायु का संचरण करता है। वायु के संचरण के कारण जो हमारे अंदर फ्रेश ऑक्सीजन का संचरण होता है, और उस फ्रेश ऑक्सीजन के संचरण के कारण हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। उस नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और जो गैस की प्रॉब्लम है, इसमें काफी हद तक निवारण होता है, क्योंकि इन सारों का कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। तो ये जो प्राणायाम है भ्रस्तिका, यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कफ को दूर करता है। तो ये तीसरा फायदा है इस भ्रस्तिका प्राणायाम का। चौथा, ये हमारी जब आप पूरक और रेचक करते हैं तो हमारी जितनी भी मसल्स हैं एब्डोमेन की, ये भी साथ साथ में स्ट्रांग होती हैं। भ्रस्तिका प्राणायाम करते जाएं। अब हम अपने दूसरे प्राणायाम की ओर अग्रसर होंगे, कपालभाति। कपालभाति, कपालभाति में हम रेचक और पूरक करते हैं, मतलब श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना, लेकिन यह पेट के द्वारा करते हैं। और जैसे कि एक लोहार अपनी धोखनी देता है, इसका अर्थ यह है कपालभाति। तो आप कपालभाति को शुरू करें। पहले सांस को निकाल लें और फिर शुरू करें। तो अब मैं आपको हाइपर एसिडिटी के कॉज बतलाने जा रहा हूं। हाइपर एसिडिटी, जिसको कि हम आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहते हैं,
सबसे पहला हाइपर एसिडिटी का कारण है अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करना। जितने भी स्पाइसी फूड आप खाएंगे आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। जंक फूड ज्यादा खाएंगे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तीसरा कारण है अनटाइमली फूड लेना। आपका कोई टाइम नहीं है, आप गलत टाइम पर यदि भोजन का सेवन कर रहे हैं तो आपके अंदर एसिड का प्रभाव जो है ज्यादा बढ़ेगा और जिसकी की वजह से आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी। बहुत ज्यादा देर यदि आप खाली पेट हैं, यदि आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो भी आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत देर तक भूखे रहेंगे और हमारे अंदर जो स्टमक है वो एसियल मतलब एसिड का निर्माण हमेशा करता रहता है। तो आप भूखे रहेंगे तो एसिड का निर्माण हो रहा है और वो एसिड हमारा ऊपर की ओर आना शुरू हो जाता है जिसको कि हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं। जब आप भोजन कर लेते हैं तो यह एसिड जो है हमारे इस भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यदि आप ज्यादा देर खाली पेट रहेंगे तो ये हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको ज्यादा होगी। एंजाइटी किसी को है या डिप्रेशन है वो भी हाइपर एसिडिटी का एक कारण है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से हमारे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एसिडिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो यदि किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है तो वो भी एक हाइपर एसिडिटी का कारण हो सकता है। कपालभाति करते जाए। कपालभाति का अभ्यास शुरू में आप 5 से 10 मिनट तक करें और जब आप इसके लिए अभ्यस्त हो जाए तो करीब 30 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। जो क्रॉनिक डिसऑर्डर है या क्रॉनिक बीमारियां हैं उसमें आप 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी कपालभाति का प्रयोग कर सकते हैं। कपालभाति से जो हमारे शरीर को फायदे होते हैं मैं उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले कपालभाति करने से जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं या उदर की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। यदि वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारे जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, क्रमाकुंचन गति है, वो फास्ट होगी। जब वो फास्ट होगी तो हमारे फूड का डाइजेशन अच्छी तरीके से होगा। जैसे कि फूड का डाइजेशन हमारे स्टमक से शुरू हो जाता है लेकिन वो पूरा हमारे इंटेस्टाइन में जाकर होता है। तो इंटेस्टाइन में जब हमारी गति ज्यादा होगी, मूवमेंट्स ज्यादा होगी तो हमारे फूड का डाइजेशन अच्छा होगा। जैसा कि आयुर्वेद में बतलाया गया है जो भोजन के पचने के बाद 2 रूप में आता है, एक सार भाग होता है और एक कीट भाग होता है।
जो सार भाग होता है उसका एब्जॉर्प्शन हमारा बॉडी कर लेता है, और जो किट भाग है वो हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो जो सार भाग है जब वो हमारा एब्जॉर्ब होता है तो उससे हमारी 7 धातुओं का निर्माण होता है, जो कि है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन 7 धातुओं सर आपकी वॉइस नहीं आ रही जी। डॉक्टर साहब की वॉइस नहीं आ रही। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लो। हाँ जी, अब आ रही है? आ रही है। ओके। तो जो कपालभाति है ये हमारी एब्डोमिनल्स की मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ में हमारे इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स है उसको बढ़ाता है। जब हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स बढ़ेगी तो हमारे अंदर धातुओं का निर्माण भी ज्यादा होगा, और जो हमारा मल का किट भाग है वो भी ज्यादा बनेगा, जिससे कि हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी। तीसरा जो इसका फायदा है ये हमारे हाइपर एसिडिटी को, गैस को भी कम करता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन यदि नहीं रहेगी तो आपको गैस और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट है यह डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब कि हम जब भोजन लेते हैं तो उसके साथ साथ कुछ टॉक्सिन भी हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो जो कपालभाति करने से हमारे ये टॉक्सिन बाहर की ओर निकल जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जब जो लोग ज्यादा योगा या नहीं करते हैं तो टॉक्सिन का मतलब है हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन है एक प्रकार का यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे टॉक्सिन के रूप में हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये एक अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो हमारे डिजीज के रूप में प्रकट होते हैं। तो कपालभाति क्या करता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है, जिसकी की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में काफी हेल्प मिलती है। करते जाएं कपालभाति। नेक्स्ट जो है ये हमारे एब्डोमिनल की फैट को कम करता है। कपालभाति से हमारे एब्डोमिनल की फैट कम होती है, और जब एब्डोमिनल की फैट कम होती है तो कफ दोष कम होता है। फैट मतलब जब फैट अधिक होगी तो कफ दोष बढ़ेगा, और जब फैट कम होगी तो कफ दोष कम होगा। तो ये फैट जो कम होगी एब्डोमेन की, तो वहां पर कफ दोष की कमी होगी और वात दोष की वृद्धि होगी। जब वात दोष की वृद्धि होगी तो हमारे मल जो है इजीली पास होंगे, हमारे कवच को ये दूर करने में सहायता करेंगे। तो ये फैट को कम करता है, एब्डोमिनल फैट को। नेक्स्ट, ये हमारे इंसोम्निया, जिनको नींद कम आती है, जिनको एंजाइटी रहती है, उसको भी ये कपालभाति दूर करता है।
करते जा कपालभाति। अब आप हाथ और पैरों को फैला लें और पैरों की एक्सरसाइज करें। थोड़ा सा पैरों को आराम दें, पंजों को हिलाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा बतलाने जा रहा हूं कि आपका आहार और विहार कैसा होना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन और इनकी शिकायत कम हो। तो आहार में आप ग्रीन वेजिटेबल्स का ज्यादा प्रयोग करें, फाइब्रस फूड ज्यादा लें, स्प्राउट्स का सेवन करें, फ्रूट्स का सेवन करें ज्यादा से ज्यादा। सैलेड्स सैलेड्स जितना अधिक से अधिक आप खा सकते हैं खाएं। जिनको की कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जिनको की हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, ये इन सब चीजों का सेवन अधिक से अधिक करें। जो उनका फूड्स का टाइम्स है वो एक डिसाइड होना चाहिए। जो फूड्स का सही टाइम है, यदि आप ब्रेकफास्ट का सही टाइम देखें तो 7 से 8 बजे का सुबह होना चाहिए। जो दोपहर के लंच का टाइम है वो 1 से 2 होना चाहिए, और रात के खाने का टाइम 8 से 9 बजे के बीच में आपको ले लेना चाहिए। अब आप हाथों को घुमाएं, मुट्ठियों को, फिर दूसरे साइड अपोजिट साइड। जो इसमें आपको चीजें नहीं लेनी है वो है फास्ट फूड, जंक फूड, इनका सेवन ना करें। अल्कोहल का सेवन ना करें। ये व्यक्ति जिनको की हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कब्ज की भी प्रॉब्लम है वो अल्कोहल का सेवन एकदम ना करें, क्योंकि उनके अंदर अलग से पहले ही एसिड बन रहा है, और यदि आप अल्कोहल का सेवन करेंगे तो एसिड का प्रभाव बहुत बढ़ेगा। नॉन वेज का भी ऐसे व्यक्ति सेवन ना करें जिनको की हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आप कंधों की एक्सरसाइज करें। फिर दूसरी साइड। सर्वाइकल के लिए करें। ये प्रेशर देके करनी होती है थोड़ी सी।
गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अब आप फिर से वज्रासन सिद्धासन में आ जाएं और हम अनुलोम विलोम करते हैं प्राणायाम। नहीं, अग्निसार पहले करेंगे, पहले अग्निसार करेंगे। अग्निसार में श्वास को बाहर निकाल लेना है और नाभि के से बार बार हम रेचक और पूरक करेंगे। तो आप पहले सांस को पूरा बाहर छोड़ दें और फिर अग्निसार करें। अग्निसार का मतलब ही है अग्नि को प्रज्वलित करना, अग्नि को बढ़ाना। और यदि हमारी अग्नि अच्छी रहेगी तो हमें कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारे ये कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है, गैस, ये कभी भी नहीं होगी। तो अग्निसार प्राणायाम करें। जो अग्निसार है ये हमको कहाँ कहाँ बेनिफिट्स करता है। पहला, जो उदर के जितने भी डिजीज हैं उनको यह दूर करता है। उदर के रोगों को नष्ट करने के लिए अग्निसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, क्योंकि अग्नि प्रबल होगी तो जठराग्नि तीव्र होगी। जब जठराग्नि तीव्र होगी तो हमारे फूड का डाइजेशन अच्छी तरीके से होगा। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं, इनको निकालने में अग्निसार बहुत ही लाभदायक है। जो हमारे फैट्स हैं, फैट्स को डिजॉल्व करने के लिए, फैट्स को बर्न करने के लिए अग्निसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। करते जाएं। तो अब हम अपने नेक्स्ट आसन अनुलोम विलोम की ओर आते हैं। अनुलोम विलोम ये श्वसन क्रिया को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम, इसमें हम दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं, अंगूठे और बीच वाली उंगली का। बाएं नॉस्ट्रिल से आप सांस लेंगे और फिर इस उंगली से दबा के दाहिने से सांस को बाहर निकालना।
अनुलोम विलोम को अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम एक नॉस्ट्रल से सांस को लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं, और ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ में हमारे एब्डोमेन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कम से कम इसको 10 मिनट से लेके आप 30 मिनट तक कर सकते हैं, करते जाएं। सभी भाई बहनों को ओम प्रणाम। आप सभी अनुलोम विलोम करते जाएं। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब सब ओम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। मेरा जी जी प्रश्न साथ में आप प्रश्न में मैं कर रहा हूँ आपसे। जी जी जैसे कॉन्स्टिपेशन है, आप अनुलोम विलोम सभी करते जाएं, मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, आप तक सारी बात पहुंच जाएगी। जी जी जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जी ये कॉन्स्टिपेशन तो है, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी कितने के प्रकार की हो जाती है? क्या जो लोग दिन में 3-4 बार जाते हैं, जब थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्या उसको भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में गिना जा सकता है? उसको भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में जा सकता है, लेकिन मेनली वो 3 कारणों की वजह से जो ऐसे लोग जाते हैं। एक तो उनमें आईबीएस सबसे बड़ा कारण है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो ऐसा 2-2, 3-3, 4-4 बार जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है आईबीएस। दूसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन भी आता है, क्योंकि उनका जब एब्डोमेन एक बार में नहीं साफ होता है तो उनको अर्जेंसी बनी रहती है कि मैं फिर जाऊं, मैं फिर जाऊं। तो ये भी कारण हो जाता है। और तीसरा कारण वो है कि जो बार बार जाते हैं उसमें कई बीमारियां भी आ जाती हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है, कुछ कोलन की डिजीज है, कुछ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, कोई इन्फ्लामेशन है, कोई स्वेलिंग है। तो उनको भी स्टूल ठीक तरीके से जब फॉर्मेशन नहीं होता, तो थोड़े थोड़े रूप में फॉर्मेशन होता है, तो उनको अर्जेंसी बनी रहती है कि 2-3 बार हो जाता। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब, जी कई लोग घंटों या आधा घंटा पौना घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं। हाँ जी हाँ जी क्या वो भी उसी को भी कब्ज कह सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, वो तो है ही है कवच, क्योंकि वो कारण ही यही है। उनमें लैक ऑफ डाइटरी फूड है, लैक ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जो वाटर है वो हमारे मल को लिक्विफाई करता है और उसको गति देता है। तो जो लोग पानी कम पिएंगे, फाइबर्स डाइट्स का सेवन नहीं करेंगे, फिजिकल इनएक्टिव रहते हैं, वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम बनी रहती है और वो फिर घंटों बैठे रहते हैं। और कई लोगों की एक गलत आदत है जो आजकल है, कि वो जब टॉयलेट भी जाएंगे तो मोबाइल लेके जाएंगे, पेपर न्यूज़पेपर लेके जाएंगे, और गाने सॉन्ग सुनते हैं। तो हमारा माइंड जो है, सारा कुछ हमारे नर्वस सिस्टम सारा मैं पहले बता चुका हूं, इन सबको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आपने तो ध्यान अपना अलग साइड कर दिया, आप गाने सुनने लगे, आप पेपर पढ़ने लगे, आप मोबाइल देखने लगे, कई लोग जाके वहीं पे व्हाट्सएप अपना करते हैं। तो आपका जो माइंड है वो अलग जगह चला गया, तो आपको जो स्टूल है वो आएगा ही नहीं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक बात है। मतलब ये है कि जो भी काम करें, अपनी जो कुछ भी होता है उसको एकाग्रता उसके अंदर एकाग्रता, इम्पोर्टेंट। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप टॉयलेट गए हैं तो वहां पर आप व्हाट्सएप का आपका वो टाइम नहीं व्हाट्सएप का, आपका ध्यान होना चाहिए कि हमारी टॉयलेट हो रही है कि नहीं हो रही है, मल बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब, अमेरिका में लोग कि कहते हैं कि अरिजीत दीक्षित जी अक्सर बात किया करते थे जी जी कि के में जो लोगों के टॉयलेट्स हैं वो ड्राइंग रूम से भी अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, वो वहां पर घंटों घंटों लगा देते हैं, फिर वो हम्म कहते हैं सपनों की रानी आई नहीं। जी मतलब जी जी, है ना? तो जी एक तरह कॉन्स्टिपेशन। दूसरा हम्म डॉक्टर साहब, जो एसिडिटी है, जी कॉन्स्टिपेशन जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्या है जी, क्या कैसे अंदर पैदा होती है, तो किस प्रकार से ये नुकसान करती है, हम्म उस में थोड़ा आप थोड़ा बताएंगे तो हाँ, ज्यादा अच्छा सबसे पहला जो एसिडिटी का कारण है मैं आपको बतला चुका हूँ, जो लोग ज्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं,
ठीक है, जंक फूड लेते हैं, या बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो एसिड्स है, जो हमारी अग्नि है, हमेशा प्रज्वलित होती रहती है, तो उनको ये एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो उनको सबसे पहले इन सब चीजों का अवॉइड करना है। जो आपका खाना लेने का समय है, मैं आपको अभी बतला चुका हूं, जो टाइम है वो एक निश्चित टाइम होना चाहिए, क्योंकि यदि आप निश्चित टाइम से खाने का सेवन करेंगे तो आपकी अग्नि उस समय अधिक बनेगी, और यदि आप अनटाइमली खाना लेंगे तो अग्नि बन के फिर शांत हो जाएगी, और ये फिर हमारी अध्यशन में चला जाता है। मंदाग्नि होती है, मंदाग्नि के बाद अध्यशन हो जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को भूख लगनी बंद हो जाती है, और साथ में उसके अंदर एसिड का प्रभाव बनना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम पर खाना नहीं लिया। हमारे अंदर एसिड का मतलब HCl का बनना शुरू रहता है, और जब वो HCl उस भोजन को पचाने में काम नहीं आता है तो हमारा HCl ऊपर की ओर आना शुरू होता है, जिसको कि हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। और ये एसिडिटी एंजाइटी वाले पेशेंट में, डिप्रेशन वाले पेशेंट में भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये सारा कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। डॉक्टर साहब, ये जो गैस बॉडी के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो अंदर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन सारे होते हैं, तो गैस का बनना तो स्वाभाविक है, परंतु ये मतलब ये गैस फिर किस तरह से मतलब नुकसान क्या क्या करती है शरीर के अंदर? गैस का बनना, देखिए सर, गैस का बनना क्यों स्वाभाविक इसलिए भी है, क्योंकि देखिए 3 चीजें फॉर्मेशन होती हैं किसी भी जगह, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, हमारी बॉडी भी इन्हीं सब चीजों से बनी हुई है, कुछ पार्ट सॉलिड्स है, कुछ पार्ट लिक्विड है, कुछ पार्ट गैसियस पार्ट है। तो जहां भी कोई स्थान खाली होगा वहां पर गैस का प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा स्टमक है, अब स्टमक में हमारा सॉलिड पार्ट स्टमक का है, लिक्विड पार्ट जो उसके अंदर तरल पदार्थ है, और गैस के रूप में ये हमारी जो अग्नियां प्रज्वलित होती है। तो यदि हम खाना भी उसी प्रकार से लेते हैं, सॉलिड या लिक्विड, जब हम सॉलिड लिक्विड ये खाना लेते रहते हैं तो हमारी जो ये अग्नि है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जब हम नहीं लेते हैं और जो पार्ट खाली रहता है वहां पर गैस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये गैस्ट्रिक आगे चल चल के ये हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, हमारे म्यूकोजा जो होती है, लाइनिंग होती है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू करती है, उसको इन्फ्लेम करती है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है, और यही आगे चल के गैस्ट्राइटिस में डेवलप हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस में डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो फूड है वो सही टाइमली नहीं है, जो उनके खाने का तरीका है, जो फूड्स लेते हैं वो सही नहीं है, जो कि आगे गैस्ट्राइटिस में डेवलप हो जाती है। राइट। तो डॉक्टर साहब, मतलब जैसे है, मतलब ये हो गया कि गैस का बनना स्वाभाविक है, परंतु जो गैस है जी इसका के अंदर रुकना भी खतरनाक है, ठीक है ना हाँ जी? तो क्या ये फिर ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्टर्ब करती होगी? हाँ, मतलब ये नॉर्मल बनना सही है, लेकिन नॉर्मल से अधिक जब बनेगी तो ये हमें डिस्टर्ब करेगी। अब वो जब अधिक, कोई भी चीज अधिक होगी तो हमारे बॉडी का अपना ऑटो इम्यून सिस्टम है जो कि उसको निकालने के लिए कोशिश करता है, और गैस निकलने के चाहे किसी 2 ही रास्ते हैं, चाहे ऊपर से निकलेगी चाहे नीचे से निकलेगी। ठीक है। ठीक है, दूसरी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, तो गैस ये जो है, गैस जब ऊपर की ओर आती है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, गैस चढ़ती है जी, हमें हार्ट बर्न हो रहा है, हमें ज्यादा एसिड हो रहा है, हमें सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, और जब हाँ जी, नीचे नीचे के थ्रू भी निकलती है तो उनको बार बार अर्जेंसी बनी रहती है कि गैस, कईयों को गैस पास होने से स्टूल भी पास हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, ये मतलब जो जो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है, ये मतलब बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, हाँ जी, हाँ जी, है ही है। कैसे देखते हैं आप उसको? हाँ, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको नेचुरल तरह से गैस भी होगी, उसको हाइपर एसिडिटी भी होगी। ठीक राइट। है,
अब यदि ये गैस भी हो गई, हाइपर एसिडिटी भी हो गई, तो मैंने आपको पहले बताया जिसको कि गैस और हाइपर एसिडिटी अधिक हो रही है उसको फ्यूचर में जाके गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। जब गैस्ट्राइटिस हो जाएगी और उससे अधिक ऊपर और जाएंगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगी। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब यह है कि आपके जो स्टूल के थ्रू ब्लड का आना। ठीक है, और यदि आपको हाइपर एसिडिटी भी ज्यादा हो गई तो आपको वॉमिट्स ज्यादा होंगी, उसमें खून भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे एक प्रॉब्लम से धीरे धीरे बढ़ के आपको मेजर रूप्स में जा सकती है। जो छोटी सी प्रॉब्लम है उसने एक अधिक डिजीज वाली प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। तो आप साधक कब आपने कृपया आप पाँव फैला दें आगे। जी जी, हाँ खोल दीजिए। अनुलोम विलोम तो हो चुका, अब खोल लीजिए। भ्रामरी कॉन्स्टिपेशन ठीक कैसे करनी है वो भी बता दो। आता है सारा आएगा जी। हाँ, कॉन्स्टिपेशन योग का ये ठीक करने के लिए सारे मैंने अभी बतलाया है। जैसे कपालभाति ये है, वज्रासन में जरूर बैठे, आगे अभी आएगा वो भी आसन आएंगे, आप दूसरों की मैं बतलाऊंगा अभी। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि सारी चीज कवर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब इस तरह के योग के साथ साथ ये कार्यक्रम, डॉक्टर साहब को नॉलेज बहुत है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, साथ साथ ये ऐसे कंबाइन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं बीच में इंटरवीन किया हूँ ताकि हम समय का सदुपयोग कर सके और डॉक्टर साहब की पूरी नॉलेज का हम फायदा उठा सके। नॉलेज तो बहुत है। आप बीच बीच में साथ ही में रहना। हाँ, मैं नहीं हूँ डॉक्टर साहब। अभी सभी चक्की आसन करेंगे, एडिया पंजे मिलाएं, दोनों बनाकर बुझाएं, सामने खींचे ताने, सांस बढ़ते दाएं से पीछे जाना, सांस छोड़ते बाएं से आगे जाना। मैं डॉक्टर साहब से बात करता रहूंगा, आप अभ्यास करते जाएं। डॉक्टर साहब ये जो जैसे ना गाल ब्लैडर का जो रोल है जी, सिस्टम में, गाल ब्लैडर का क्या रोल है? बहुत सारे लोगों का गाल ब्लैडर छोटी उम्र में निकल जाता है, जी तो उनको अपने आप को इन चीजों से बचाना चाहिए। सुन रखा है इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गले का डाइजेशन बिगड़ जाता है, थोड़ा सा उसके थोड़ा सा रोशनी डालिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो गाल ब्लैडर है ये हमारे बाइल जूस का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, स्टोर करता है, और बाइल जूस का काम है हमारे फूड को डाइजेशन में मदद करना। चक्की आसन करके विराम ले लेंगे और बात सुनेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ, तो गाल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो हमारे जितने भी भोजन है उनको पचाने में बहुत अधिक मदद करते हैं। डॉक्टर साहब बीच में रोक रहा हूँ, बाइल भोजन क्या होता है वो भी बता दीजिए, समझ नहीं आया कहीं को। हाँ जी, ये बाइल जूस होते हैं एक प्रकार के, आपने देखा होगा बिलरुबिन और ये सब, तो ये बाइल जूस है जो कि हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं और वहां से सिक्रीट होके लीवर जब एक्टिवेट, लीवर से ये अटैच रहता है, तो ये बाइल जूस जब हमारा लीवर के थ्रू जब इसमें हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे फूड का स्टमक में डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यदि बाइल जूस, अब चूंकि गाल ब्लैडर जिनका निकल गया है उनके बाइल जूसेस वैसे ही कम हो गए, उनमें बाइल जूस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। डाइजेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि यदि वो ज्यादा हैवी फूड लेंगे तो जो डाइजेशन उनका 2 से 3 घंटे होना चाहिए वो 8-9 घंटे ले लेता है, क्योंकि लीवर के ऊपर ज्यादा लोड बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है कि यदि उनका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है कि हमें कुछ नौजिया, मतलब कि जैसे लग रहा है कुछ भोजन बाहर आ जाएगा, कुछ भोजन बाहर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स जिनका कि गाल ब्लैडर रिमूव हो जाता है उनको ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि आप लाइट खाना करिए और जो भी खाने का टाइम है उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप ये नहीं कि यार 1-1 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद कोई चीज लेते रहे, और खास करके फास्ट फूड हो गया, नॉन वेज हो गया, एसिड वाले मसाले वाली चीजें आप मत लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों को पचाने के लिए हमें जो बाइल जूस पहले मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। ठीक हो गया जी। तो जो गाल ब्लैडर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रभु ने शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो अपने जीवन को जी नहीं सकते।
ठीक। वो अपने जीवन को पूरी अच्छी तरीके से जी सकते हैं, बस अपने लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट को ठीक कर लें। हाँ डॉक्टर साहब, इसमें जैसे जो हमारी किचन है, रसोई का मतलब ऑर्गेनिक होना, स्वस्थ होना अति आवश्यक होगा। जी। जैसे मतलब आपने फाइबर की बात की है, जनरली लोग घरों में रूले वाला आटा खाते हैं, है ना हाँ। जी। तो वो उसको बिना रूले का आटा, जैम्पी कण का आटा, या ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना, वो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बगैर रूले वाला आटा खाना चाहिए, पहला चीज, क्योंकि उसमें चोकर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मल को फॉर्मेशन करने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। दूसरा, जो आजकल साथ में हम यूज करते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सबों का भी यदि आप मिक्स रूप में यूज करें तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि आजकल इस टाइप के आटे आने शुरू हो गए हैं मार्केट में भी, जिनको कि आप गेहूं के आटे में मिक्स करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। और ये आटे क्या करते हैं कि हमारे जो जितने भी लोग यदि दूसरी फाइबरस चीजें नहीं ले पाते हैं, उस फाइबरस चीज को पूरा करते हैं, और साथ में ये न्यूट्रिशनल होते हैं। इनसे हर प्रकार की न्यूट्रिशन का भरपूर पूरा हो जाता। तो ये हमारे एसिडिटी हुई, गैस हुई, कॉन्स्टिपेशन हुई, उसको दूर करने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है जी। हाँ, सभी वज्रासन में आ जाएं, सभी साधक वज्रासन में आ जाएं, 7 आसनों में प्रवेश करेंगे आप हम। तो डॉक्टर साहब इसका वज्रासन में आ जाएं सभी। मंडूकासन, डॉक्टर साहब जो मंडूकासन है, हाँ जी, मंडूकासन के हम जनरली 2 पोज करते हैं, हाँ जी। ठीक है ना जी। तो उसमें मतलब ये आप किस तरह से देखते हैं मंडूकासन जो है, ये मतलब क्या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन चीजों के लिए भी काफी अच्छा है, कैसे है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी मैं बताया जा रहा हूँ, जब हम मुट्ठी बांध सभी के नाभि के डॉक्टर पास इसको करते हैं, दबाते हैं। डॉक्टर साहब 1 मिनट जी। सभी साधक, सबको मंडूकासन करना आता है, इसके 2-2 पोज दोनों अपने आप कर लेते, डॉक्टर साहब की साथ में बात भी सुने डॉक्टर साहब। हम्म तो जब हम ये मुट्ठी बंद करके जब हम ये नाभि के पास प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे एब्डोमेन को, इंटेस्टाइन को दबाने में, उसको गति करने में मदद मिलती है। और जब हम झुकते हैं तो इससे हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है, जो उदर की पेशियां हैं, वो मजबूत होती हैं। और मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इंटेस्टाइन का, हमारी आंतों का बहुत काम है भोजन को पचाने में। तो यदि हमारे इंटेस्टाइन ज्यादा गति करेंगी तो हमारा भोजन अच्छी तरीके से पचेगा, और जब हमारा भोजन अच्छी तरीके से पचेगा तो वो मल का भी निर्माण अच्छी तरीके से होगा, और वो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। साथ में मैंने आपको पहले बताया कि इससे जो है हमारी धातुएं पुष्ट होती हैं, क्योंकि इससे हमारा इंटेस्टाइन के अधिक वर्क करने से हमारे भोजन के 2 रूप में, भोजन का एक सार भाग और एक किट भाग। सार भाग जो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारी धातुएं पुष्ट होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और जो किट भाग है वो मल के रूप में निकल जाता है। तो ये जो मंडूक आसन है, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे ये सबसे बड़ा जो है फैट को रिड्यूस करता है, जो एब्डोमिनल फैट है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको मोटापा है, वो भी इस आसन को करेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ में ये डायबिटीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है, रामबाण आसन है, क्योंकि जब हम हथेली के द्वारा जब हम यहाँ ऊपर की ओर प्रेस करते हैं, क्योंकि हमारा ये एरिया पैंक्रियाज का है, और आपको पता ही होगा कि शुगर में जो बीटा सेल के कम निर्माण की वजह से हमारा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो जब हमारा पैंक्रियाज एक्टिवेट होगा, जब हमारे बीटा सेल अधिक एक्टिवेट होंगे, इंसुलिन का प्रभाव बनना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारी डायबिटीज में हेल्पफुल होता है। बाकी ये हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, डाइजेशन में ये बहुत ही अच्छा है। मंडूकासन करने के पश्चात थोड़ा विश्राम ले लेंगे, थोड़ा विश्राम ले लेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, जो शुगर का रोग है, जो डायबिटीज है, जी, हाँ जी, जो व्यक्ति एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं,
जी क्या वो भी कब्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं? हाँ, कई शुगर की इंग्लिश दवाइयाँ कब्ज भी करती हैं। कई दवाइयाँ उसमें हमारी बोन्स को मजबूती को कम करती हैं, क्योंकि वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी कर देती हैं, जिसकी की वजह से उनकी बोन्स जो है कमजोर हो जाती हैं। तो कई ऐसी दवाएं हैं, अब वो तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और सबके एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट्स अलग हैं, वो फिर किसी दिन मैं आपको बतला दूंगा। तो उसकी वजह से हमारे क्या है कि ये साइड इफेक्ट, जिनको आप कह लो साइड इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं इंग्लिश दवाओं से। तो आप डॉक्टर साहब उसकी जगह आदि आप हर्बल मेडिसिन का यूज करें डायबिटीज के लिए, और हर्बल चीजें लें तो वो ज्यादा अच्छा है। राइट। डॉक्टर साहब ये जो उष्ट्रासन है, हाँ जी। जो भी आप साधक करेंगे, क्या उष्ट्रासन भी इस कब्ज वगैरह को ठीक करने में मदद करता है? हाँ जी, उष्ट्रासन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम उष्ट के ऐसे जाते हैं तो एक तो ये एब्डोमेन को भी मजबूत करता है, और हमारा जो फूड का जो प्रेशर उसको नीचे की ओर करता है। हम्म, तो तो आइए वो जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। और जब कॉन्स्टिपेशन दूर होगी तो आपको पता है, जब कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी तो गैस की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं क्रिएट होती। ठीक है। तो आइए हम सब अब उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटने कंधों के बराबर खोलें, उसके बाद आगे प्रश्नोत्तर चलते रहेंगे। पाँव में पीछे से कंधों जितनी दूरी बनाएं, आगे टेक्निक से करें अभ्यास। घुटने आगे से खोलें जितने कंधे चौड़े हैं, पाँव में भी कंधों जितनी दूरी, हाथ कमर पर पूरी सपोर्ट लें। सांस को भरते हुए पीछे की ओर झुक जाइए, सांस भरते जाएं, पीछे झुकते जाएं। पहले हाथ कमर पर ही रखें। तत्पश्चात रीढ़ का कर्व डिस्टर्ब ना हो तो हथेलियां एड़ियों पर ले आएं। अगर पेट पीछे की ओर चला गया तो एड़ियों की सपोर्ट लेकर फिर आगे की ओर धकेल दे ताकि पोस्चर ठीक हो जाए। सांसों को सामान्य करके ठहरना, शक्ति अनुसार करना, जबरदस्ती नहीं करना, परंतु थोड़ा सा प्रयास भी करना है। दोनों चीजें पैर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं, घुटनों को बल रुकें, हाथ साइड वाइज करें, खून को मस्तिष्क से नीचे आता हुआ देखिए, दिखेगा, आंखें बंद रखें और अब बैठ जाइए वज्रासन में। आंख अभी भी नहीं खुलेगी। अब इस किए हुए उष्ट्रासन का आनंद लीजिए, जरा आनंद लीजिए उष्ट्रासन का। डॉक्टर साहब, हाँ जी। भोजन जो हम ये करते हैं, जैसे अल्कलाइन भोजन ज्यादा लेना चाहिए कि एसिडिक भोजन ज्यादा लेना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में नहीं, भी बताइए। हाँ, भोजन जो हम लेते हैं हमें दोनों प्रकार के भोजन की जरूरत है। ना ज्यादा, ऐसा ना हो कि हम ज्यादा एसिडिक और ज्यादा अल्कलाइन। जो मात्रा है ये इक्वल, क्योंकि हमारा पीएच लेवल जो है ना वो 7 पे ही जाके रहता है। पीएच जब 7 से ज्यादा ऊपर जाता है तो वो अल्कलाइन मीडिया कहलाता है, और जब 7 से नीचे आता है तो वो एसिडिक मीडिया कहलाता है। तो जो भोजन है वो हमारा मतलब ऐसा है कि यदि आप कोई चीज ज्यादा एसिडिक के रूप में ले रहे हैं तो फिर उसको अल्कलाइन भी लीजिए। अल्कलाइन में जैसे आपका मिल्क है, ठीक है, जितने भी आपके ग्रीन सैलेड्स हैं ये सारे अल्कलाइन मीडिया हैं। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो मैक्सिमम अल्कलाइन मीडिया में है, ठीक है। और अब उनके साथ साथ जो मसाले हम यूज करते हैं या ये करते हैं वो हमारे एसिडिक मीडिया। तो ये एक प्रकार कॉम्बिनेशन के द्वारा यदि आप लेंगे तो वहां पर पीएच जो है 7 पे जाके टिकता है। तो हमें ऐसा नहीं कि केवल अल्कलाइन चीज रहे, यदि आप केवल अल्कलाइन चीजें लेंगे तो एसिडिक का फिर प्रभाव कम हो जाएगा, तो हमारी अग्नि कम बनेगी। क्योंकि एसिडिक जब चीजें नहीं लोगे तो वहां पे अग्नि कम होती जाएगी। तो अग्नि भी जरूरी है और अल्कलाइन मीडिया भी जरूरी। तो आपका भोजन जो होना चाहिए दोनों का सम प्रभाव होना चाहिए। सभी साधक पेट के बल आ जाएं। आप मकर आसन का अभ्यास प्रारंभ करेंगे, साथ साथ डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि पानी जो है, पानी का रोल क्या है कब्ज गैस में। रोटी के कई लोग साथ पीते हैं, बीच में पीते हैं,
डॉक्टर साहब थोड़ा सा पानी को रोटी के साथ किस तरह से सेवन करना चाहिए, आप हाँ जी, बताएं। हाँ जब जी, तक के साथ तो- भैया एक और मिसकंसेप्शन है कि डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं, क्योंकि हाँ आजकल जी, कई हाँ लोग जी, कह रहे हैं कि दूध दही पनीर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ प्लीज जी, ये भी थोड़ा क्लैरिफाई किया जावे। हाँ जी, हाँ जी, दोनों में चीजें दस रहे हैं। पहले गाल पानी पानी के ऊपर है। मैंने पहले कहा है कि जो लोग पानी कम लेते हैं उनको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम, उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा होगी, क्योंकि पानी जो है हमारे फूड को लिक्विफाई करता है और उसमें मूवमेंट्स देता है। अब दूसरी बात है कि पानी हमें कितना लेना चाहिए। पानी हमें कम से कम मौसम के हिसाब से वेरी करता है। यदि सर्दियां हैं तो कम से कम 3 से 4 लीटर, और यदि गर्मियां हैं तो 6 से 7 लीटर पानी लेना चाहिए। पानी जो भोजन के बाद की ये है कि आपको भोजन से कितनी देर बाद लेना चाहिए या पहले कितनी देर लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भोजन से पहले आप यदि लेना है पानी तो 1 घंटे पहले ले लें, क्योंकि यदि आप एकदम खाना खाने से तुरंत पहले ले लोगे तो जो अग्नि प्रज्वलित है वो बुझ जाएगी, मतलब आपकी भूख जो है कम हो जाएगी। खाना खाने के करीब मैं सजेस्ट करूंगा 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आप पानी ले सकते हैं, क्योंकि तब तक हमारा डाइजेशन का बहुत अधिक प्रोसेस पूरा हो चुका होता है। हमारा फूड जो स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में आ चुका होता है। तो यदि आप 20 से 30 मिनट के बाद लेंगे तो जब हमारा भोजन इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो वहां पर हमें पानी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पर हमारे भोजन को लिक्विफाई करना है और उसको मूवमेंट देना है। तो आप जो पानी का सेवन है 20 से 30 मिनट के बाद, और खाना खाने से यदि पानी पहले लेना है तो 1 घंटे पहले पी लीजिए। हाँ, लेकिन यदि कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो खाना खाने के साथ कुछ ना कुछ पानी की उनको जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं ले सकते। कभी कभी को मैंने देखा, मुझे भी खुद भी हो जाता है कि मुझे बीच में पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप ऐसा नहीं 1-2 सिप लेके आप रोक दें। तो ये पानी की रोल है हमारे खाने में और अग्नि में। हाँ जी, सभी विश्राम में आ जाएं, विश्राम कर लें। अब दूसरा जो सवाल था किसी साधक जी का कि डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स में आप अधिक काऊ मतलब गाय से दूध, गाय का दूध, गाय के दूध की दही यदि इनका सेवन करते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई प्रॉब्लम्स आएगी। और उसके बाद भी कईयों को जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, दूध के सेवन से उनको एलर्जी होती है, दूध के सेवन से उनको किसी प्रकार की स्किन डिजीज हो जाती है, इचिंग हो जाती है, या उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, वो ना लें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको जो मेन उसका कैल्शियम और ये सब चीजें हैं वो फिर दूसरे सोर्सेस से पूरा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप गाय का दूध का सेवन करते हैं और गाय के दूध की दही का सेवन करते हैं या उसके मक्खन का सेवन करते हैं तो आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की डॉक्टर साहब बात थी ना जी, हाँ जी, डेयरी प्रोडक्ट्स ये तो मतलब बात सिद्ध है कि जितना हम ताजी चीजों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही हमारी सेहत अच्छी रहेगी। हाँ जी, डेयरी प्रोडक्ट जो है इनको अवॉइड, वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, परंतु कई कई कंट्रीज में कई जगह व्यवस्था ही ऐसी है, एटमोसफियर ऐसा है कि वहां पर इन चीजों के पर ही लोग निर्भर रहते हैं। परंतु इसमें अब कई बार कोई बात कहते हैं दूध नहीं नहीं, एक बात चली है कि दूध नहीं पीना चाहिए। उस चीज को हमें समझने की जरूरत ये है कि जो दूध आज हमारे देश में बहुत, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है और कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो नकली दूध जो है तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि मेरी सेहत अच्छी रहे। इसलिए दूध नहीं, को जो 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 नकली दूध है, जो ये आजकल दूसरे दूसरे तरीके से सर्फ से कैसे कैसे बना रहे हैं,
वो हाँ तो जरूर हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। मेनली कैंसर जो इस समय फैल रहा है उसका कारण ही यही है। जो ठीक बात। इस पंजाब में इतना अधिक कैंसर का है, सब मिलावटी दूध की वजह से है, मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट की वजह से है, जो कि कैंसर इतना अधिक फैल रहा है। तो वो तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स ना लो आप, हाँ डेयरी जी प्रोडक्ट्स बिल्कुल। लो, लेकिन यदि वो सही चीज है तो जरूर ले सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ क्योंकि क्योंकि वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि कैल्शियम का जो हमारा सोर्स है वो सबसे अच्छा दूध है या दूध है, दही ठीक। है। तो यदि हमारे अंदर यदि आप इन चीजों को एकदम बंद कर देंगे तो वो एक समय के बाद कैल्शियम और की बहुत अधिक कमी हो जाएगी, जिसकी की वजह से आपको ज्वाइंट डिसऑर्डर, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ये सब चीजें एक लेटर स्टेज में डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स लो, लेकिन सही चीज लो और सही मात्रा में लो। हाँ पीठ के बल आ जाए सभी, पीठ के बल आ जाए। मतलब ये है अगर हमारी डॉक्टर साहब आंतें सक्रिय रहती हैं, जी है ना जी, तो ना और भोजन ठीक से करते हैं, जी पानी ठीक से पीते हैं, जी और इन चीजों को और वक्त पर खाते पीते हैं, जी। तो ना व्यक्ति को कब्ज होगी, ना व्यक्ति को एसिडिटी होगी, ना व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगी। हाँ जी हाँ जी, बस ये इसमें आपका फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल में आपका योगा, एक्सरसाइज, आप सारा दिन में क्या काम करते हो, किस समय सोते हो, किस समय खाते हो, ये सारा कुछ इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काउंट होता है। डॉक्टर साहब जो हम रिलेटेड साइकिलिंग करते हैं, अभी साधक हम्म भी वो करने जाएंगे, करवाते हैं, द्विचक्र आसन जिसे बोलते हैं। हम्म जैसे साइकिल बंदा पैडल मारता है, वो हम्म। किस प्रकार से, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से वो इन चीजों से मुक्ति दिलाता है। सभी द्विचक्र आसन स्टार्ट कर दें, घुटने पेट पर हाँ, लाकर, अपने आप लगातार करते जाइए, थकने लगे सबसे तो पहला तो ये है कि ये हमारी जो पैरों की मसल्स है, ज्वाइंट्स हैं, इनमें अच्छी तरीके से मूवमेंट्स करता है, ठीक है, जिसकी की वजह से लोगों को जो आजकल ग्रीस की प्रॉब्लम है जी, ग्रीस साढ़े कट गए ने, जोड़ा दुखदे ने, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जदों साड़ी मूवमेंट्स होएगी तो उसी फॉर्मेशन, उसी लिगामेंट्स, उसी सारे चीजा वर्क करनगियां, जदों वर्क करनगियां तो जिहड़ा साडा उसी फ्लूइड होंदा है वो भी एक्टिव होंदा रहंदा है, तो ओदा निर्माण ज्यादा तो ज्यादा होएगा, फॉर्मेशन ज्यादा तो ज्यादा होएगी, तो साडे जिहड़े ज्वाइंट्स ने वो दर्द नहीं होणगे, उन्हां विच इन्फ्लामेशन नहीं होएगी, उन्हां ते स्वेलिंग नहीं होएगी, ते वो ठीक रहेंगे। और डॉक्टर साहब इसका आंतों पर क्या प्रभाव आता है? दोनों पाँव को मिलाकर भी साथ साथ कर लीजिए। हाँ, हाथों पे ऐसा है कि जब हम इनका पैरों को चलाते हैं, ठीक है, दोनों, तो उससे क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं जो कि हमारी पैरों से ये पूरी एब्डोमेंस की जुड़ी हुई जो निचली मसल्स हैं, उनमें स्ट्रेंथ मिलती है। जब स्ट्रेंथ मिलती है तो जो हमारा ये नीचे का एब्डोमिनल रेक्टस मसल्स हैं और ये सब है, उनकी वजह से हमारे एब्डोमेन को सही वर्क करने में मदद मिलती है, और हमारी ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये सब दूर होती है इससे। सभी साधक विश्राम में आ जाएं, क्रिया पूर्ण करके विश्राम में आ जाएं। डॉक्टर साहब ये जो अपनी कुंजल क्रिया है, जो पानी पीकर वॉमिट आउट करते हैं जी, हाँ जी हाँ जी तो उसका मतलब ये कब्ज, गैस, एसिडिटी में क्या रोल रहता है? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा रोल है सर। कुंजन जो कर सकते हैं उसमें क्या है कि ये एक प्रकार से कुंजन क्रिया का मतलब है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जो हमारे अंदर सारी रात में भोजन के बाद जो टॉक्सिन डेवलप होते हैं, हम क्या करते हैं कि पानी अधिक से अधिक पी के पहले उसको लिक्विफाइड करते हैं और फिर हाथ के द्वारा करके सारा कुछ बाहर निकालते हैं। तो ये जो है वो पानी तो बाहर आता ही है, साथ में जो अंदर हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन बने हुए हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, तो जिससे हमारी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। तो कुंजन क्रिया बहुत अच्छी है, जो लोग कर सकते हैं जरूर करें। ठीक बात है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, जो अपना पवन मुक्त आसन है, हाँ जी हाँ हम जी
ऑक्सीजन में बोलते हैं, गैस प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है, ये हाँ जी, है। हाँ जी, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया पवन मुक्त आसन। सभी पवन साधक मुक्त- पवन मुक्त आसन। 1 मिनट डॉक्टर साहब, हाँ जी, पाँव मिलाएं, दायां घुटना पेट में, अपने आप पवन मुक्त आसन के पोज कर लीजिए, क्योंकि समय की सीमा में अंदर रहते हुए डॉक्टर साहब इसको पवन आसन के क्या फायदे हैं, किस प्रकार से कवर करता है, तो वो साथ साथ में बता देंगे, और आप सभी पवन मुक्त आसन करते जाएं। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो पवन मुक्त आसन से क्या होता है कि जो हम जब ये करते हैं तो सबसे पहला तो जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये जब आप करेंगे तो इससे इनमें स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। और जो हमारे जो एब्डोमेन की फैट है, कवच में फैट का बहुत अच्छा रोल है कि ये फैट जो यदि आप ज्यादा बनेगी तो कवच बनेगी ही बनेगी, इसलिए फैट को डिजॉल्व करना है, कफ का निवारण करना है। तो ये जो है उदर की फैट को, मतलब कि एब्डोमिनल फैट को दूर करने में पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। और जब फैट वहां से कम होगी तो मैंने आपको पहले बताया है, जब कफ का दूर होगा तो वायु का संचरण होगा। जब वायु का संचरण होगा तो वायु क्या होती है, नीचे की ओर अग्रसर होती है। जब नीचे की ओर अग्रसर होगी तो हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो मल को आगे की ओर ले जाएगी। और उसके साथ साथ जो भी हमारे अंदर वायु भरी हुई है वो बाहर की ओर निकल जाएगी, हमारे ऊपर की ओर नहीं आएगी, वो मल के द्वारा बाहर की ओर निकल जाएगी। तो उदर की जो भी वायु है, एब्डोमेन की जो भी वायु है, उसको निकालने में पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा है। राइट। साथ में ये हमारे मोटापे को कम करती है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है। साथ में ये इसके साथ साथ देखिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, उनको लेटर स्टेज में बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कि हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ अभी सभी एक आसन और है। हाँ जी, विश्राम कर ले, थोड़ा विश्राम करें। हाँ डॉक्टर साहब, वो कौन कौन से फल लेने चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे अच्छा तो इसमें एप्पल है, ठीक है। उसके बाद गुआवा है, जो कि अमरूद, जो कि पेट की सभी बीमारियों के लिए अच्छा है। पपीता, जो कि जितने भी लीवर डिसऑर्डर है, लीवर की वजह से जो भी किसी को डाइजेस्टिव जूस की कमी है, लीवर के एंजाइम्स की कमी है, उसके लिए पपीता, ठीक है। तो अमरूद हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया और अनार, ये चारों फल जो है पेट की बीमारियों के लिए सर्वोत्तम माने गए हैं। ठीक है। अभी सभी उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे, एड़िया पंजे मिला लें। साथ में उत्तान आप और जितने भी मौसमी फल हैं, जिनको कि मैं कहता हूं कि मौसम में जो भी फल है, नेचर ने हमें ऐसा बना के दिया हुआ है कि जो भी मौसम है उसके अनुसार फल है। तो आप नेचर के जो भी फल आ रहे हैं उनका जरूर सेवन करें, सभी फल आपके लिए अच्छे हैं। ये केला वगैरह नहीं खाना फिर इस कॉन्स्टिपेशन में? केला जो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कफ दोष का ज्यादा, जो कफ दोष को बढ़ाएगा वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। हाँ, सभी 2 मिनट विराम लेंगे। तो अब केला डॉक्टर साहब 2 जो है मिनट। कफ दोष को बढ़ाता है, इसलिए केला कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाएगा। 1 मिनट। अब बीच में सबसे निवेदन है कि प्रश्न अभी ना करें, ताकि मैं आसनों का भी क्रम पूरा हो जाए। डॉक्टर साहब से बाद में प्रश्न कर लेंगे। मैं अब उत्तान पाद, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजों को आगे दबा के रखें, हथेलियों को धरती को, सांस भरकर पाँव को धरती से 6 से 4-6 इंच ऊपर उठा के रोक लें। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ये जो आसन उत्तान पाद आसन हम जो करते हैं, व्यक्ति सुबह पानी पीकर इस आसन का अभ्यास करे तो कब्ज टूट जाती है। हाँ, इसको थोड़ा साधक आसन पूरा करके विश्राम में आ जाएंगे, और साथ में डॉक्टर साहब की इस बात को भी सुन लेंगे कि हाउ इट वर्क। हाँ जी, उत्तान पाद आसन। डॉक्टर, इसमें क्या होता है कि जब आप पानी पीते हैं तो उत्तान पाद आसन में आपको पानी का फ्लो बहुत तेज हो जाता है उत्तान पाद आसन से, और उस फ्लो के कारण जो हमारा मल है आगे की ओर सरकना शुरू हो जाता है। तो यदि जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में
ये मदद करता है। पानी ले लें और उसके बाद उसको करें उत्तान पाद आसन को, तो पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर जाएगा। जब नीचे की ओर जाएगा तो हमारे जो मल है उसको गति देगा, जब गति देगा तो कॉन्स्टिपेशन दूर होगी। तो पानी डॉक्टर साहब कोसा ही पिए तो ज्यादा अच्छा कोसा रहेगा। कोसा कोसा। और एसिडिक पेशेंट डॉक्टर साहब कहते हैं कि तो एसिडिक एसिडिक पेशेंट को कोसा पानी नहीं पीना है, हाँ हाँ, गर्म पानी उसको नहीं पीना चाहिए, तेज नहीं गर्म तो पीना। नहीं पीना चाहिए। और चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक का सेवन चाय भी नहीं। कॉफी को मैंने पहले भी मना किया है कि जितने भी ये जो स्पाइसी हैं, मसालेदार हैं, अल्कोहल है, ये इनका सेवन ना करें। हाँ, जिनको कि चाय की बहुत अधिक अर्जेंसी है, यदि वो 1 कप पीते हैं तो उसको आधा या 1/4 कर दें। ठीक है। और चाय खाली पेट ना पिए। जिनको कि हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कुछ खाना खाना है, कुछ लेने के बाद, मतलब चाहे आप 2-4 बिस्किट्स ले लें या कुछ ले लें, उसके साथ आप आधे कप से कम चाय लें। और यदि जिनको कि ये रहता है कि कई लोग बतलाते हैं मुझे आके पेशेंट, कि हमारी जॉब ऐसी है, हमें इतनी बार पीना पड़ता है, तो उनको मैं अवॉइड करता हूँ, कहता हूँ कि आप चाय की जगह दूसरी चीजें ले लो, ग्रीन टी ले लो, सूप ले लो, वो ज्यादा बेनिफिट है। यदि आपको चाय लेनी है तो 1/4 कप। ठीक है। हाँ। अभी हम करने जाएंगे पादोतानासन का अभ्यास। एड़ियां पंजे मिला लें, बाजू तानते सिर की ओर लेकर जाएं। पादोतानासन भी कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, ये नाभि अपने स्थान पे रहे, जो धरण होती है उसका भी रोल काफी रहता है ना जी। तो मैं पहले नाभि, असल में जो नाभि का रोल क्या है कि ये जो है हमारी यहाँ पर मेन एरोटा होता है, जो कि हमारे सर्कुलेशन को पूरा सर्कुलेट करता है। मेन एब्डोमिनल एरोटा है, जो कि यहाँ से जाके हार्ट से जुड़ा रहता है। तो वो जो आम भाषा में कहते हैं जी साड़ी नाभि खिसक गई जी, इधर हो गई उधर हो गई, वो एरोटा का रोल है। ठीक है। तो वो जदों इधर उधर हो जाती है, थोड़ा उन्हें होंदी तो नहीं है, लेकिन एक मन्या गया है, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਉਹ ਐਰੋਟਾ ਹੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਐਬਡੋਮਨਲ ਐਰੋਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ मतलब ਆਪਾਂ सही कर दें। राइट। हाँ जी, विश्राम करेंगे। पादोतानासन मेरे को लगता है सबका हुआ नहीं है, एक बार कर लेंगे। एड़िया पंजे दोनों एक बार फिर से करेंगे। एड़िया पंजे मिलाकर भुजाएं तानते सिर की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ करेंगे। हाँ, एक बार ताड़ासन कीजिए। सांस को भरकर शरीर को अपनी डायरेक्शन में खींचे ताने। सांसों को सामान्य करते हुए एड़ियों को धरती से थोड़ा सा हल्का सा सूत्र भर ऊपर उठा लें। अब यहाँ से सांस भरते हुए दाई टांग बाई भुजा आकाश की ओर लेकर जाएं। दाई टांग और बाई भुजा आकाश की ओर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगी। इस समय बाई एड़ी भी धरती से उठी हुई है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस धरती पर पांव नहीं आएंगे। सांस भरते हुए बाई टांग दाई भुजा आकाश की ओर लेकर जाएं। खींच तान कर रखें। बायां पंजा आकाश की ओर खिंचा हुआ, दायां धरती की ओर खिंचा हुआ। दाई एड़ी धरती से सूत्र पर ऊपर रखें, 1 फुट नहीं रखनी। थोड़ा सांसों को सामान्य करके ठहरें। आंतें सक्रिय हो जाती हैं इसके अंदर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। सांस भरते हुए दोनों टांगे दोनों भुजाएं 20 उंगलियां आकाश की ओर लेकर जाएं। ले जाइए, घुटनों से टांगे फोल्ड नहीं होंगी। आंखें खोलकर अपनी स्थिति को देख लें। देखिए जरा, थोड़ा रुकने का प्रयास करें, कंपन को रोक के पेट में हो रही हलचल को देखें। शक्ति अनुसार रुकना, सांस छोड़ते वापस आना, परंतु धरती पर एड़ियां पांव रखने हाथ रखने से पहले क्षणिक ऊपर रोकेंगे और इफेक्ट आएगा। फिर आराम से एड़ियों को धरती पर टिकाकर पूर्ण शवासन लगा लीजिए। पूर्ण शवासन। आज के आसनों का अंतिम विश्राम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हाँ जी। सभी साधक शवासन में है। 1-2 मिनट के अंदर
स्ट्रेस का क्या रोल है कब्ज की गैस इसके अंदर? स्ट्रेस। हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रेस देखो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, यदि स्ट्रेस ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ तो ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ अधिक ਵਧੇਗੀ और अधिक ज्यादा होगी। उसको यदि स्ट्रेस होगी तो गैस की प्रॉब्लम भी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो और अधिक एक्टिवेट हो जाता है। वो फिर हमारे जो एसिड के सिक्रीशन है, जो हमारे और जो बाइल्स के हैं, ये सब भी उसके साथ साथ एक्टिवेट और इनएक्टिवेट, वो हमारा सारा नर्वस सिस्टम उसके ऊपर वर्क करने लगता है। तो उनको ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जिनको कि स्ट्रेस होता है। ठीक है, हाँ, बाईं करवट उठकर बैठ जाएंगे सभी भाई बहन। इसीलिए जिनको कि स्ट्रेस रहता है या जिनको नींद नहीं आती है, ठीक है, वो सवेरे उठ को उनको ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है जी, उनको एसिड बनने लगता है, उनको गैस बनने लगता है, उनको मोशन नहीं होता है। तो ये स्ट्रेस के कारण भी है। जिनको नींद नहीं आती, जिसको कि हम कहते हैं इंसोम्निया, उसके कारण भी है। जिनको डिप्रेशन रहता है उसके कारण भी है। ठीक है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर इसका मतलब ये होगा स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो हम सदा मुस्कुराते कहते हैं कि अक्सर मुस्कुराया करें, हाँ, हास्य आसन जाया करें, ठीक है ना जी। और साथ ही साथ इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो जो हास्यासन की क्रियाएं हम करते हैं तो ये तो बहुत हेल्पफुल रहती होंगी सभी बीमारियों के लिए। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं मौर्य जी से प्रार्थना करूंगा। मौर्य जी, नवीन जी, हास्य आसन और सौ आसन ये बहुत अच्छे हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए। नवीन मौर्य जी हास्यासन करवाएंगे। नवीन जी करवाओ। मौर्य जी हास्यासन करवा दो, करो सारे दी कवज को भी दूर करो। हाँ जी, वॉल्यूम अनम्यूट करो। अनम्यूट कर लो भैया अपने आप को। ओके ओके, नमस्कारम, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा करा रहे हैं। और तो हंसी योग के लिए स्टार्ट करें अपने आप को। सबसे पहले याद करें इसे, क्या करना है? हेलो। राइट नासिका को दबाएंगे, राइट नासिका को दबाएं और फिर लेफ्ट नासिका को दबाएं और चेक करें श्वास चल रही है। और अगर चल रही है तो फिर हंस सकते हैं। हंसेंगे, कैसे हंसेंगे? एक काम करते हैं, आइज क्लोज करते हैं। एक बार सब लोग आइज बंद करें, आंखें बंद कर ले, कोमलता के साथ आंखें बंद करें, कमर सीधी करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल राइट पोस्चर में आ जाए। आंखें बंद करें और धीरे धीरे प्रसन्नता को बाहर लेकर आए। धीरे धीरे स्माइल करें फेस पे, पूरे फेस पे प्रसन्नता के भाव। स्माइल को थोड़ा और बिखेरे, थोड़ा बड़ा करें। अपने अंदर के अच्छे भाव को देखें, अपने बेहतर वर्जन को देखें और खुद को उजागर करें। इस जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, थैंकफुलनेस के भावनाओं के साथ और बाहर आए। स्माइल करें। अब धीरे धीरे स्माइल को बिखेरे, हंसी के अंदर लेकर आए इसे। खोल दे खुद के सारे बंधन और खिलखिलाकर हंसे बच्चों की तरह।
दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाके हंसेंगे, जोरदार आगे के साथ इस बार आप ऐसे हंसे आपके पड़ोसियों को पता लग जाए आप आज योगा कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार। आगे गुप्ता जी के साथ ज्ञान मुद्रा लगा दीजिए, वॉल्यूम अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें डॉक्टर साहब। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर साहब ने हमको दी। लाभान्वित होंगे सभी भाई बहन। तो इस तरह से जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने टेक्निकली बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं, क्योंकि हमें तो मोटा मोटा करना आता है सारा, जो इनसाइड किस प्रकार से केमिकल